बहस के बावजूद आपसी सहमति नहीं बन पा रही थी, आखिरकार तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद खड़े हुए, जिनकी भाषण के बाद असेंबली अपनी सहमति पर पहुंची। अगर हम चाहते हैं कि अंग्रेजी की तरह हमारे वतन की कोई ज़बान तमाम मुल्क की ज़बान बने, तो अभी हमें उसके लिए सब्र रखना होगा और ज़रूरी है कि कम से कम 15 साल तक अंग्रेजी को कायम रखते हुए वतनी ज़बान की तालीम पर काम करें। आमतौर पर यह राय बनी है कि कौमी ज़बान के लिए उत्तरी हिंद की कोई ज़बान हो, लेकिन उत्तरी हिंद की ज़बान में भी 3 नाम आते हैं: हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी। जिस तरह पाबंदी और उसूलों के ज़रिए कोई चीज़ बनाई जाती है, ज़बानें उस तरह नहीं बनती। ज़बानें खुद ब खुद बनने लगती हैं, उन्हें ढाला नहीं जाता, ज़बानें खुद ब खुद ढलने लगती हैं। आप लोग ज़बानों पर बनावटी पाबंदी और उसूलों के कुफ्र के ताले लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़बानों का कानून आग की पकड़ के बाहर है। हर चीज़ पर कानून लगाया जा सकता है, पर ज़बान पर नहीं। लेकिन ज़्यादातर लोग यह बात नहीं समझते। हर तरफ यही तंग ख्याली छाई हुई है, लेकिन ऐसी तंग दिमागी के साथ हम दुनिया की बड़ी ताकत हरगिज नहीं बन सकते। भाषा को लेकर यह बवाल के बाद संविधान सभा ने तय किया कि हिंदी राजभाषा होगी। संख्याओं को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय आदर्श अपनाने का मत बना। तो आपने देखा कि भाषा को लेकर यह फैसला कितना महत्वपूर्ण था। यह दिखलाता है कि हमारे देश में कितनी विविधता है। ऐसी व्यवस्था में सवाल उठता है कि संघीय ढांचे को किस तरह तैयार किया जाए, किस तरह ताकत और जिम्मेदारियों को केंद्र और राज्य के बीच बांटा जाए। यह संविधान सभा के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी, क्योंकि जिस दौर में यह प्रश्न उठ रहे थे, तब भारत विभाजन का दर्द झेल रहा था। रजवाड़े चुनौतियां पेश कर रहे थे। लेकिन इस विषय को लेकर और बड़ी समस्या तब खड़ी हो गई जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के विचारों के बीच टकराव हुआ, जहां गांधी जी और उनके समर्थकों का मानना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और भारत की संघीय ताकतों का एक बड़ा हिस्सा राज्य को मिले और ग्राम पंचायत मजबूत हो। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि ग्रामों को ज्यादा ताकत देने से रूढ़िवादिता को भी ताकत मिलेगी। शायद भीमराव अंबेडकर की कुछ निजी अनुभवों के कारण भीमराव अंबेडकर जी के विचार ग्रामों के प्रति कुछ हद तक नकारात्मक थे। Dynasties after dynasties tumble down. Revolution succeeds revolution. Hindu, Pathan, Maratha, Sikh, English, all masters in turn, but village communities remain the same. In times of trouble, they arm and fortify themselves. A hostile army passes through the country. The village community collects their cattle within the walls and let the enemy pass unprovoked. What pride one can feel in our villages, that they have survived through all vicissitudes. May be a fact, but mere survival has no value. Question is on what plane they have survived. Surely on a low and a selfish level. I hold that these village republics have been the nation of India. I therefore surprised that those who condemn communalism and provincialism should come forward as champions of villages. What is a village but a sink of localism, a den of ignorance, narrow-mindedness and communalism? I am glad that the draft constitution has discarded villages and adopted individual as its unit. अंबेडकर के इस भाषण के बाद सभा में लंबी बहस चली, लेकिन अंत में अंबेडकर को ग्राम और ग्राम पंचायतों को संविधान में स्थान देना ही पड़ा। लेकिन इस बहस को गांधी और अंबेडकर के बीच खटास के तौर पर कभी नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों के विचार कई जगह भिन्न नजर आए। लेकिन यह भी याद रखने वाली बात है कि किस तरह गांधी के अनशन के बाद अंबेडकर पूना पैक्ट के लिए माने, किस तरह गांधी ने अंबेडकर को संविधान सभा में विशेष स्थान देने की बात कही थी। लेकिन सबसे बड़ी समानता तो यह थी कि दोनों ही मानते थे संविधान कितना भी सुंदर क्यों न बना लिया जाए, लेकिन वो भी बेकार रहेगा अगर उसे अमल में लाने वाले लोग अच्छे ना हुए।
आज हमें ये सुनिश्चित करना है कि संविधान को सही दिशा में अमल में लाया जाए। उससे ये सवाल करना है, क्या आज हम अपने संविधान का प्रयोग सही दिशा में कर रहे हैं? अब संविधान सभा में जिस महत्वपूर्ण विषय पर बात होने वाली थी वो था कि भारतीय संघ को कितने अंग में बांटा जाए। बात होने वाली थी लोकतंत्र के 3 खंभों की। बात होने वाली थी सरकार किस किस्म की हो, किस आकार की हो। प्रोफेसर केटी शाह ने सबसे पहला प्रस्ताव रखा संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका का। इसी बीच संघ की व्यवस्था को किस प्रकार तय किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके निवारण के लिए सामने आए संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव। आइए राव साहब, बैठिए। थैंक यू सर। अच्छा, यह बताइए कि यह ज़रूरी है कि हम अपना संविधान इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के संविधान के आधार पर ही बनाएं? No sir, absolutely not. There are several other models that we have with us, including those of Ireland, Canada, South Africa, but we need to study them all carefully. And according to our context needs, choose those aspects which we can incorporate in our constitution. Exactly. लेकिन आपकी तरह हमारे वकीलों और हमारे लोगों को भी दुनिया के संविधानों के बारे में मालूमात कहाँ है? Yes sir, that is why I thought to draft a questionnaire which we will send out to all our members, asking for their written opinion about the rights and formation of executive and also began to telling them about the choices made by other countries. बल्कि इस क्वेश्चन से जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ख्यालात का भी पता चलेगा और तब हो सकता है कि हम हमारे संविधान को चढ़ने में गति दे पाएं। Yes sir, I would immediately begin drafting the questionnaire and send it out to all members of our central and provincial assemblies. 17 मार्च 1946 को सर BN राव ने 27 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी बनाई, जिसमें उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष पेश किया। इसमें उनसे कई मसलों पर राय मांगी गई। इसी के साथ यह जानकारी भी उपलब्ध कराई गई कि इस विशेष विषय पर अन्य देशों में क्या व्यवस्था है। इसके बाद कमेटियों के जरिए और थोड़े वाद विवाद के बाद हमारी सरकार और अन्य प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं से जुड़े सवालों के जवाब मिल गए। इनमें कुछ सवाल कार्यपालिका की व्यवस्था से भी जुड़े थे, तो संसद का स्वरूप कैसा हो, ऐसे भी सवाल थे। इसी तरीके के सवाल के जवाब की तलाश में एक रोचक किस्सा उभर कर सामने आता है। सवाल था कि लोकसभा और राज्यसभा की यूनियन का नाम क्या हो।